गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और सरफेस केमिस्ट्री में लास्ट टाइम पे एडजॉर्प्शन वाला टॉपिक चल रहा था। ठीक है, उसमें एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन बची हुई है। एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन हम लोग इस चैप्टर के सबसे एंड में देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं, बाकी एडजॉर्प्शन में हो चुका है जितना आपके आता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं कैटालिसिस। क्या पढ़ रहे हैं? कैटालिसिस। ठीक है, देखिए सबको पता होगा, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, 10th से 9th से ही शुरू हो गया था कैटलिस्ट क्या होता है। ठीक है, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है विच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। आपने इससे जस्ट पिछले चैप्टर में भी जो केमिकल काइनेटिक्स था उसमें भी आपने कैटलिस्ट का जिक्र पढ़ा था। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है विच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, कि वो सब्सटेंस जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता होगा। लेकिन यहाँ पर सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है विच कैन चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, मतलब जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। चेंज करने क्यों बोला, बढ़ाना ही बोल देते, तो चेंज करना इसलिए बोला क्योंकि वो बढ़ा भी सकता है और वो घटा भी सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है विच कैन चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इटसेल्फ, मतलब खुद अपने अंदर कोई चेंज नहीं आने देगा और रिएक्शन की स्पीड को क्या करेगा, चेंज कर देगा। ठीक है, तो कैटलिस्ट जो है इज ए सब्सटेंस विच चेंजेस द, इंक्रीज और डिक्रीज नहीं, यहां पर क्या बोलोगे, विच चेंजेस द क्या, स्पीड ऑफ रिएक्शन, विच चेंजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इटसेल्फ, विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इटसेल्फ, मतलब खुद अपने अंदर कोई भी चेंज नहीं आने देगा। विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इटसेल्फ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कैटलिस्ट। ठीक है, दूसरा, अगर इसकी प्रोसेस की बात करें, किस प्रोसेस की, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को चेंज करने की प्रोसेस की, इस सब्सटेंस की किसी भी रिएक्शन की स्पीड को चेंज करने की प्रोसेस जो है उसे हम लोग कैटालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट बोला जाए तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है विच कैन चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इटसेल्फ। दूसरा हम लोगों ने बोला, अगर प्रोसेस की बात करें कि वो प्रोसेस क्या है जो रिएक्शन की स्पीड को चेंज करता है, वो क्या है, प्रोसेस क्या है, कैटालिसिस। ठीक है, उसके बाद बोला सबसे पहले ये दिया गया था फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, जिसने इसके बारे में बताया था, फर्स्ट प्रपोज्ड बाय बर्जीलियस, और बर्जीलियस को इसके ऊपर, कैटलिस्ट के ऊपर जो है, प्रोसेस ऑफ कैटलिसिस के ऊपर नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है विच कैन चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, और प्रोसेस क्या है, कैटलिसिस सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, तो किसने बताया जिसके बारे में, तो किसने बताया था, बर्जीलियस ने बताया था। उसके बाद बोलता है कि हाउ इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, कैसे रिएक्शन की स्पीड को चेंज करता है। देखिए, आप लोगों ने अभी जस्ट लास्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का पढ़ा है। ठीक है, जस्ट लास्ट चैप्टर आपने जो है वो केमिकल काइनेटिक्स का पढ़ा है, वहां पर भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं, ये रिएक्टेंट, ठीक, ये क्या, प्रोडक्ट। ओके, ठीक है, ये क्या हो गई, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या हो गई, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। अब कहता है ये जो एनर्जी है कौन सी, ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम लोग बोलते थे क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते थे, थ्रेशोल्ड एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू मेक द कोलिजन इफेक्टिव,
कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कॉलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है ये एनर्जी जो है ये वाली, इसे हम लोगों ने बोला था क्या कि ये कौन सी एनर्जी है, ये एनर्जी जो है उसे क्या बोला था, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोला था, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी में हमने क्या था कि भाई देखिए रिएक्टेंट के पास इतनी तो है लेकिन पहुंचना कहां तक, यहाँ तक कॉलेज में इफेक्टिव एनर्जी, तो इतनी आपको सप्लाई करनी पड़ी। तो जो आपको सप्लाई करनी पड़ी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक नॉर्मल एनर्जी पार्ट था। ठीक है, आप लोगों ने वहां पर कहा कि अगर आप लोग कैटलिस्ट प्रोवाइड करवा देते हैं और रिएक्शन को कैटेलाइज करवाते हैं तो ये रही रिएक्शन जल्दी हो जाती है। क्यों, क्योंकि आपने कहा था कैटलिस्ट प्रोवाइड ए लोअर एनर्जी पाथ, कैटलिस्ट प्रोवाइड ए लोअर एनर्जी पाथ, मतलब कि कैटलिस्ट जो है वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। कैटलिस्ट प्रोवाइड ए लोअर एनर्जी पाथ टू कंप्लीट द रिएक्शन, की रिएक्शन कंप्लीट करवाने के लिए कैटलिस्ट जो है वो क्या करता है, एक लोअर एनर्जी का पाथ प्रोवाइड कर देगा। दूसरी बात, तो देखिए क्या कहते हैं कि क्या यहां पर रिएक्शन की डेल्टा एच में कोई फर्क पड़ा है, मतलब नेट एनर्जी में कोई फर्क पड़ा है। रिएक्टेंट की एनर्जी भी यही थी, प्रोडक्ट की भी यही थी, नेट एनर्जी में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कैटलिस्ट जो है कैसे चेंज करते हैं, दे चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, वो स्पीड ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, दे चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन बाय changing the activation energy। इसको चेंज करके, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करके, ठीक है, बाय चेंजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कैटलिस्ट की। देखिए कैटलिस्ट वो सब्सटेंस हमने बोला विच कैन चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इटसेल्फ, मतलब जैसा आप रिएक्शन के स्टार्टिंग में लोगे वैसा आपको एंड में मिल जाएगा, ये आपको पता भी है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट। सबसे पहला क्या कि कैटलिस्ट जो है वो थोड़ा सा ही बहुत है किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए। ठीक है, कैटलाइज आपको ये नहीं कि जितना आपने रिएक्टेंट ले रखा है, इतना आपने प्रोडक्ट ले रखा उतना आपको कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। थोड़ा सा कैटलाइज जो है वो एक बड़ी केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए काफी है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्मॉल क्वांटिटी, कि कैटलिस्ट की स्मॉल क्वांटिटी जो है वो सफिशिएंट है एक बड़ी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए। दूसरी क्या बात करते हैं कि कैटलिस्ट जो है वो जितना फॉरवर्ड को अफेक्ट करता है उतना ही बैकवर्ड को अफेक्ट करता है। कैटलिस्ट चेंजेस द स्पीड ऑफ फॉरवर्ड as well as backward reaction to same extent। कि जितना कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को चेंज करता है वो उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन के, अब मान लीजिए बैकवर्ड चलेंगे तो भी देखिए एनर्जी पास लोग है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैटलिस्ट अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को चेंज कर रहा है तो वो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को भी चेंज कर रहा है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहा है। तीसरी बात क्या बोली थी कि कैटलिस्ट ने नेट एनर्जी में कोई चेंज नहीं किया था, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जितनी थी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जितनी थी उतनी ही है। तो कैटलिस्ट डज नॉट चेंज डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, कि डेल्टा एच जो है रिएक्शन का उसको कैटलिस्ट नहीं बदलता है। कैटलिस्ट डज नॉट चेंज डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं हम लोग चौथा कि कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, कि कैटलिस्ट जो है वो अपने नेचर में काफी स्पेसिफिक है। आर हाईली स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि भैया ऐसा नहीं है कि किसी भी रिएक्शन के लिए किसी भी कैटलिस्ट को ऐसे उठाकर यूज कर दोगे।
पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, कैटलिस्ट जो है वो नेचर में काफी ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। अब कहता है उसके बाद आता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। तो देखिए अगर कैटलिस्ट के बारे में जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अगर वही चीज रहे तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है। अगर हम लोग उससे कुछ अलग पढ़े, आप लोग क्या पढ़ते आए शुरू से, हम लोग पढ़ते आए हैं 10th क्लास से ही, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है विच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा होगा, विच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है। अगर वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, अगर वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है। और अगर वो रिएक्शन की स्पीड को घटाता है तो वो नेगेटिव कैटलिस्ट है। डिक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर कोई कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है तो उसे पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, और अगर कोई कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को घटाता है तो उसे नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। हम लोग बोलेंगे जी SO2 प्लस में हाफ O2 चेंजिंग इनटू SO3, ठीक है। यहाँ पर जो कैटलिस्ट लिया था वो V2O5, ठीक। तो ये V2O5 जो है वो यहाँ पर एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है। कैसा कैटलिस्ट है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है V2O5, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पर नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए, कि अगर हम लोग H2O2 की डीकम्पोजिशन कर रहे हैं, कि डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 की डीकम्पोजिशन in presence of ग्लिसरॉल, इसकी प्रेजेंस में H2O2 की डीकम्पोजिशन करें इन प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल फॉर फॉस्फोरिक एसिड, ग्लिसरॉल और फॉस्फोरिक एसिड, तो वो जो है वो रिएक्शन की स्पीड को घटाते हैं, मतलब द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। कि अगर हम लोग H2O2 का डीकम्पोजिशन कर रहे हैं और डीकम्पोजिशन करते टाइम हम लोग उसमें जो है फॉस्फोरिक एसिड डालते हैं, ग्लिसरॉल डालते हैं, तो वो रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी। अब कहते हैं कि सर जी हमें आजकल सब चीजें जल्दी करनी होती है, ठीक है, तो हमें तो पॉजिटिव ही चाहिए, हमें नेगेटिव क्यों चाहिए। बेटा जी हर एक रिएक्शन को जल्दी करने से काम नहीं चलता, कुछ रिएक्शन स्लो भी करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो उनकी रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज करने के लिए हम लोग नेगेटिव कैटलिस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। हर एक रिएक्शन फास्ट नहीं चाहिए हम लोगों को, कुछ रिएक्शन स्लो भी चाहिए, तो हम लोग कहते हैं कुछ रिएक्शंस की स्पीड को जो नॉर्मल स्पीड से हो रही है उससे भी कम करने के लिए हम लोग नेगेटिव कैटलिस्ट का यूज करते हैं। अब कहता है जो आपने अभी पीछे पढ़ा था क्या, कि भैया कैटलिस्ट जो है वो प्रोवाइड ए लोअर एनर्जी पाथ, कैटलिस्ट जो है वो एक लोअर एनर्जी का पाथ फॉलो कर रहा था। आपने बोला था कि कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, तो वो कौन सा एग्जांपल है, देखिए जल्दी हो गई रिएक्शन, पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है वो क्या करेगा, इट लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा वो कैसे बढ़ाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम करके, ठीक है। ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करे, ये रिएक्शन की स्पीड को घटाएगा, अगर बढ़ जाए तो इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा, ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि भैया वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन को फास्ट करता है और ये एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा के रिएक्शन को लेट करता है। उसके बाद हम लोग बोलते हैं अगली चीज जो आती है दैट इज क्या है, वो है प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स, प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, प्रमोटर जो बढ़ावा दे रहा होगा, पॉइजन जो जहर की तरह काम कर रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग बोले अगर कोई सब्सटेंस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को, स्पीड को, कैटलिस्ट की, ठीक है, और किसी की नहीं, अगर कोई सब्सटेंस जो है वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, मतलब जिस तरह कैटलिस्ट काम कर रहा था, देखिए मैं रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि रिएक्शन को जो बढ़ा रहे होंगे उसे कैटलिस्ट ही बोलते हैं, लेकिन अगर कोई सब्सटेंस कैटलिस्ट की ही एक्टिविटी को बढ़ा देगा तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रमोटर्स,
ठीक है, कि वो सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज क्या, प्रमोटर्स। ठीक है, हम लोग बोले कि दो सब्सटेंस विच क्या बोला, increases the activity of catalyst, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रमोटर्स कहेंगे। ठीक है, हम लोग बोले पॉइजन्स क्या होंगे, तो पॉइजन्स वो होंगे विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को, कैटलिस्ट की स्पीड को कम कर देंगे, कैटलिस्ट की रिएक्शन को कैटलाइज करने की स्पीड को कम कर देंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइजन्स। ठीक है, हम लोग बोलेंगे रिएक्शन आप लोगों ने लिखी हुई है, बहुत बार पढ़ी, N2 + 3H2 चेंजिंग इनटू 2NH3। ठीक है, यहाँ पर एरो के ऊपर आप लोग लिख देते थे Fe/MO। हेबर प्रोसेस है ये अमोनिया फॉर्मेशन के लिए कि N2 + 3H2 चेंजिंग इनटू 2NH3। यहाँ पर एरो के ऊपर हम लोग लिख देते हैं FeMO। ठीक है, तो यहाँ पर Fe जो है वो क्या है, कैटलिस्ट है। ये दोनों कैटलिस्ट नहीं है, Fe/MO का मतलब ये नहीं कि आयरन और मोलिब्डेनम। ठीक है, आयरन जो है वो कैटलिस्ट है और MO मोलिब्डेनम जो है वो यहाँ पर एक प्रमोटर है। तो याद रखना इस चीज को। ठीक है, कि हेबर प्रोसेस में आयरन जो है वो एक कैटलिस्ट है और मोलिब्डेनम जो है वो क्या है बेटा, एक प्रमोटर है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब कहता है रिएक्शन की स्पीड को घटाएंगे कैसे, तो जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर में जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होंगी वो कैटलिस्ट के लिए पॉइजन की तरह काम करेंगे। इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल आर्सेनियस ऑक्साइड, आर्सेनियस। ठीक है, तो यहां पर क्या चीज आई, एक आया पॉजिटिव कैटलिस्ट, मतलब वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा होगा, नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को घटा रहा होगा। हमने एग्जांपल भी ले लिया, प्रमोटर जो कैटलिस्ट की स्पीड को बढ़ा रहा होगा, एक्टिविटी को बढ़ा रहा होगा, और पॉइजन्स जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटा रहा होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद कहता है बेटा टाइप्स ऑफ कैटालिसिस में बात करें कि दो टाइप का कैटालिसिस होता है, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेटेरोजीनियस। होमो मतलब क्या होता है, सेम, मतलब वो कैटालिस्ट जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ कैटालिस्ट जो है वो सेम फेस में हो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि वो रिएक्शन जिसमें रिएक्शन की में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट जो है वो तीनों किसमें हो, वो तीनों सेम फेस में हो। सेम फेस का मतलब है कि तीनों की फिजिकल स्टेट जो है वो क्या हो, सेम हो, या तो तीनों लिक्विड हो, या तीनों गैस हो, या तीनों सॉलिड हो। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेस विद दैट ऑफ कैटलिस्ट तो उसे हम लोग होमोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं। ठीक है, हम लोग बोले जैसे एग्जांपल लिखा 2SO2 + O2 चेंजिंग इनटू 2SO3 NO कैटालिस्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो गैस 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 सब गैस में है, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, ये दैट इज एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटालिस्ट। ठीक है, O3 गैस, O गैस, O2 गैस, NOCl गैस, सब गैस में, तो कैसा है, होमोजीनियस। अगर एक भी सॉलिड हो जाता तो हेटेरोजीनियस बन जाता। गैस 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 सब सेम स्टेट में है। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि कैसे होमोजीनियस कैटालिसिस में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो मैकेनिज्म ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस, मैकेनिज्म ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, तो हम लोग इस मैकेनिज्म को कहते हैं कि होमोजीनियस कैटालिस्ट में क्या हो रहा होगा, होमोजीनियस कैटालिस्ट में एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही होगी। ठीक है, तो हम लोग इसे इंटरमीडिएट फॉर्मेशन मैकेनिज्म भी बोलते हैं कि होमोजीनियस कैटालिस्ट जो है वो इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट तो पता होगा, इंटरमीडिएट मतलब जो रिएक्शन के बीच में बनता है, इंटरमीडिएट
फॉर्मेशन मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन मैकेनिज्म, ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन के लिए लिख रहा हूं कि SO2 प्लस हाफ O2 चेंजिंग इनटू SO3 और NO गैस जो है वो यहाँ पर क्या ले लिया, ये देखिए कैटलिस्ट सब गैस फेस में है, तो मतलब कैसा हो गया, होमोजीनियस, ठीक है। ओके, पहले स्टेप में बात करें कि NO गैस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, हाफ O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा होगा, NO2 गैस बना रहा होगा। और सेकंड स्टेप में अगर ये NO2 गैस जो है वो अब क्या बचा हुआ है, SO2 गैस बचा हुआ है, उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा होगा, SO3 प्लस NO। आप लोगों ने पिछले चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पढ़ा होगा, स्टेप लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, NO गैस और हाफ O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, NO2। अब NO2 रिएक्शन में है नहीं कहीं पे भी, तो इसको कहां ले लो, अगले स्टेप में ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हियर NO2 क्या हो गया, इंटरमीडिएट, और इस मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट बन रहा है, इसलिए हम लोग इसे इंटरमीडिएट फॉर्मेशन मैकेनिज्म कहते हैं। होमोजीनियस कैटलिस्ट के लिए क्या बात याद रखने की है, तो ये बात याद रखने की है, इसमें कैटलिस्ट जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ सेम फेस में होता है। दूसरी बात याद रखनी है कि इसका जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को इंटरमीडिएट फॉर्मेशन मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। अब बात आते हैं हेट्रोजीनियस पे, चलिए ओके। अब बात आती है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की, ठीक है। सेकंड जो टाइप था कैटलिस्ट का, पहला था होमोजीनियस, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके दो चीजें जरूरी थी कि होमोजीनियस कैटलिस्ट में जो है कैटलिस्ट जो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ सेम फेज में होगा। दूसरी बात थी उसके मैकेनिज्म का नाम था इंटरमीडिएट फॉर्मेशन मैकेनिज्म, होमोजीनियस में, और आपसे कभी कुछ नहीं पूछेगा। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो अगर कैटलिस्ट जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ डिफरेंट फेज में हो तो उसे हम लोग हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं। इफ कैटलिस्ट इज इन डिफरेंट फेज, अगर कैटलिस्ट जो है वो डिफरेंट फेज में, देखिए यहाँ पर N2 गैस, 3H2 गैस चेंजिंग इनटू 2NH3 गैस, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सम गैस, सब गैस है, लेकिन कैटलिस्ट सॉलिड है। यहाँ पर देख लीजिए ये सब गैस है, कैटलिस्ट कैसा है, सॉलिड है। यहाँ पर देख लीजिए सब गैस है, कैटलिस्ट कैसा है, सॉलिड है। यहाँ पर देख लीजिए ये सब गैस है, ये कैसा है, सॉलिड है, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो कैटलिस्ट के साथ सेम फेस में ना हो तो उसे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट बोलते हैं। दूसरी बात यहाँ पर है कि हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में जनरली कैटलिस्ट जो है वो आपके कैसे रहेंगे, आर सॉलिड्स रहेंगे। जनरली कैटलिस्ट जो है वो आपके कैसे रहेंगे, सॉलिड्स रहेंगे। वाइल नहीं, एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है इन मोस्ट ऑफ द केसेस आर कैसे होंगे, गैस होंगे, कभी कभी लिक्विड हो सकते हैं। तो यहां पर एक बात याद रखना कि हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में जो कैटलिस्ट होगा वो कैसा होगा, सॉलिड, ऑलवेज सॉलिड, सोचना ही मत किसी बात के बारे में। दूसरा, गैस से रिएक्टेंट जो है वो किस फॉर्म में होंगे, गैसेस फॉर्म में, कभी कभी लिक्विड की फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर गैसेस का ही याद रखना है। दूसरा, यहाँ पर जो कैटलिस्ट होगा वो रिएक्शन होगी, रिएक्शन टेक्स प्लेस एट सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। अभी बता दें कैसे, कि इसमें रिएक्शन जो है वो कैटलिस्ट के सरफेस पे होगी। रिएक्शन टेक्स प्लेस एट सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, सो इट इज नोन एज क्या, सरफेस कैटालिसिस। इसलिए हम लोग इसे सरफेस कैटालिसिस बोलते हैं, ठीक है। कि रिएक्शन टेक्स प्लेस एट सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, तो इसलिए हम लोग इसे सरफेस कैटालिसिस बोलते हैं। ओके, अब उसके बाद बात करें, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई A प्लस B जो है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ओके, ये आपके पास जो है वो कैटलिस्ट ने सरफेस प्रोवाइड किया हुआ है,
ये कैटलिस्ट कैसा है? सॉलिड है। ये फ्री वैलेंसीज दिखा रहा हूं मैं कि कैटलिस्ट जो है उसने सरफेस प्रोवाइड किया हुआ है फ्री वैलेंसीज के साथ, ठीक है। कैटलिस्ट जो है कैटलिस्ट सरफेस विद फ्री वैलेंसीज, ये जो है वो कैटलिस्ट का सरफेस है, कैटलिस्ट सरफेस विद फ्री वैलेंसीज, ठीक है। अब कहता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो थे वो गैसेस थे, अगर यहां पर उन गैसेस मॉलिक्यूल्स को वैलेंसीज मिलेंगी तो इस सरफेस अट्रैक्ट कर रहा होगा, किसको अट्रैक्ट कर रहा होगा? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर क्या कर लेगा? रिटेन कर लेगा। एडजॉर्प्शन में पढ़ा था ना, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है कि डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन मतलब चल रहे हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन होगा टुवर्ड्स किसकी तरफ? टुवर्ड्स कैटलिस्ट सरफेस, इसकी तरफ, कैटलिस्ट के सरफेस की तरफ। डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स कैटलिस्ट सरफेस, कैटलिस्ट की सरफेस की तरफ उनका क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन हो जाएगा एंड फॉर्म, चलो एक बार बना लेते हैं। ए और बी, ठीक है, दोनों क्या हो गए? सरफेस के ऊपर जाकर क्या हो गए? टिक गए, ठीक है। अब इस तरह से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो सरफेस के ऊपर आकर टिक गए, जिसे हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन, कि क्या हो गया? एडजॉर्प्शन हो गया, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म लूज बॉन्ड्स, और उसने सरफेस के साथ क्या बना ली? लूज बॉन्ड्स बना ली, ठीक है, क्योंकि वो रिटेन रहते, सरफेस के ऊपर टिके रहते हैं। अब कहते हैं एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म लूज बॉन्ड विद सरफेस, सरफेस के साथ उन्होंने क्या बना ली? लूज बॉन्ड बना ली। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि जब ये सरफेस के ऊपर टिके रहेंगे, सरफेस के ऊपर टिके रहेंगे, तो इनके बीच में क्या होगी? केमिकल रिएक्शन होगी। किसके बीच में? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में क्या होगी? केमिकल रिएक्शन होगी। ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में क्या होगी भाई? केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं क्या हुआ? ये तो था ही, लूज बॉन्ड बना ली थी। ए और बी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होने से क्या बन गई? बॉन्ड बन गई, ठीक है। ए और बी के बीच में केमिकल बॉन्ड, अब लूज बॉन्ड इधर भी है और यहाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? अक्रेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन की यहाँ पर क्या हुआ? अक्रेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन किस किस के बीच में हुई? बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म क्या? इंटरमीडिएट, और क्या बनाते हैं? इंटरमीडिएट बनाते हैं, फॉर्म इंटरमीडिएट। अब क्या होगा? ए और बी के बीच में रिएक्शन होकर ये भी बन चुका है। अब क्या करते हैं? डिजॉर्प्शन करते हैं। क्या करते हैं भाई? डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, ठीक है, डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की क्या करें? डिजॉर्प्शन करें। तो डिजॉर्प्शन करने के बाद क्या होगा? ए बी जो प्रोडक्ट है वो आपका अलग हो जाएगा, और जो आपका सरफेस है, डिजॉर्प्शन मतलब क्या होता है? एडसोर्बेट को एडसोर्बेंट के ऊपर से हटाना। एडसोर्बेंट कौन था? ये कैटलिस्ट वाला सरफेस।
एडसोर्बेट कौन था, ये जो ए बी इसके ऊपर आकर टिका हुआ था, तो इसको हटाना कैटलिस्ट के सरफेस से, दैट इज नोन एज क्या, डिजॉर्प्शन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिजॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका कैटलिस्ट वापस मिल गया। कैटलिस्ट के लिए यही तो था कि कैटलिस्ट जो है वो जैसा आप रिएक्शन के स्टार्टिंग में लोगे वैसा ही वो आपको वापस मिल जाएगा। कई और स्टेप्स लिखो, तो पहला स्टेप क्या होगा कि डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स कैटलिस्ट। दूसरा क्या होगा कि एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन एंड फॉर्म लूज बॉन्ड। तीसरा क्या होगा कि occurrence ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म इंटरमीडिएट। चौथा क्या होगा, डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। ये स्टेप भी हो गए। और इस तरह से सबसे पहले और भी रिएक्टेंट गैसेस मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, यहाँ पर उन्हें सरफेस के ऊपर फ्री वैलेंसीज दिखी तो सरफेस की तरफ मुड़ गए, सरफेस के ऊपर जाकर क्या हो गए, एडजॉर्ब हो गए। जब वो सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब रहे तो उनके बीच में केमिकल रिएक्शन, किसके बीच में, रिएक्टेंट्स के बीच में, तो ये भी बन गया। फिर हमने उसे क्या कर दिया, डिजॉर्प्शन कर दिया। इसलिए हम लोग इसे सरफेस कैटलिस्ट बोलते हैं, क्योंकि देखिए कैटलिस्ट के सरफेस पे हो रहा है जो भी हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसे सरफेस कैटालिसिस भी बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। चलिए, ठीक है, कैटलिस्ट के लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है। ठीक है, एक होता है एक्टिविटी लिखा, दूसरा मैंने लिखा सेलेक्टिविटी। ठीक है, तो एक्टिविटी क्या होता है, किसी भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब द एबिलिटी ऑफ ए कैटलिस्ट, किसी भी कैटलिस्ट की एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ ए कैटलिस्ट, ऑफ ए कैटलिस्ट टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। जनरल वाला लिख रहे हैं, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। किसी भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी, रिएक्शन एबिलिटी, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने की, उसे हम लोग उसकी एक्टिविटी कहते हैं। इसको भी एबिलिटी बोलते हैं, लेकिन ये एबिलिटी देखिए सेलेक्टिविटी मतलब सेलेक्ट करने के बाद, तो एबिलिटी ऑफ ए कैटलिस्ट टू डायरेक्ट ए पर्टिकुलर रिएक्शन, किसी रिएक्शन को पर्टिकुलर, टू डायरेक्ट ए पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, कि किसी भी रिएक्शन को सिर्फ स्पीड बढ़ाने की एबिलिटी जो है उसे एक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर किसी रिएक्शन को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाना है तो कैटलिस्ट की उस एबिलिटी को हम लोग सेलेक्टिविटी कहते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल ले रखा, देखिए CO प्लस H2 तीनों में अगर आपने NI कैटलिस्ट यूज कर दिया तो मीथेन बनेगा, अगर आपने कॉपर ZnO यूज कर लिया तो मिथेनॉल बनेगा, अगर आपने कॉपर यूज कर लिया तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, अलग अलग कैटलिस्ट, डिफरेंट कैटलिस्ट गिव डिफरेंट प्रोडक्ट। तो इस तरह से कैटलिस्ट की उस एबिलिटी को जो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट देता है, जैसे मेरे को फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए तो मैं कौन सा कैटलिस्ट यूज करूंगा, कॉपर यूज करूंगा। अगर मेरे को मिथेनॉल चाहिए तो मैं कॉपर और ZnO यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि कैटलिस्ट की वो एबिलिटी जिससे वो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट देता है, रिएक्शन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करा के, उसे सेलेक्टिविटी बोलते हैं। और किसी भी रिएक्शन कैटलिस्ट की उस एबिलिटी को जिससे वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है उसे हम लोग एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैटलिस्ट में जो है क्या चीज आई थी, कैटलिस्ट, कैटालिसिस। ठीक है, उसके बाद होमोजीनियस कैटालिसिस, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, प्रमोटर्स, पॉइजन्स, पॉजिटिव कैटालिसिस, नेगेटिव कैटालिसिस और एक्टिविटी एंड सेलेक्टिव। तो ये डेफिनेशन से काफी बार पूछ लेता है। ठीक है, प्रमोटर क्या होता है, पॉइजन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव कैटालिसिस क्या होता है, एक्टिविटी क्या होता है, सेलेक्टिविटी क्या होता है। हेटेरोजीनियस कैटालिसिस को क्या बोलते हैं, सरफेस कैटालिसिस बोलते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म, होमोजेनियस कैटालिसिस के मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं कल। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही।